बच्चों बहुत स्वागत है आप लोगों का केमिस्ट्री क्लास में। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर सुनील यादव। बच्चों आज एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ हूं। मैंने आज जो टॉपिक लिया है बच्चों वो विद्युत रसायन से लिया हुआ है। बच्चों फिजिकल केमिस्ट्री का ये एक टॉपिक है विद्युत रसायन। पूर्व में भी इसके कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके सामने ले रखे थे। महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये क्रम लगातार जारी है। तो आज मैंने जो टॉपिक लिया है बच्चों आपके सामने जो प्रश्न है वो है संक्षारण। मैं आपको बताना चाहूंगा कि संक्षारण किसे कहते हैं, इसकी क्रिया विधि से आज मैं आपको अवगत कराऊंगा। और भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने इस प्रश्न के साथ ले रखे हैं, उनकी भी जानकारी आपको होगी। बच्चों हम सबसे पहले समझने का प्रयास करेंगे संक्षारण क्या होता है। तो समझिए बच्चों, कुछ बहुमूल्य धातुएं होती हैं जो वायुमंडल में पाई जाने वाली नमी, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, NO2, H2S आदि कई गैसों के साथ ये क्या करती हैं बच्चों, संयोजित होती रहती हैं, क्रिया करती रहती हैं। और ये उनसे संयोजित होकर क्रिया करके कुछ अवांछनीय यौगिक बनाती है। अवांछनीय मतलब हम नहीं चाहते कि ऐसे यौगिक बने, मगर ऐसे यौगिकों का वो क्या करती हैं, निर्माण करती हैं। और जो अवांछनीय यौगिक बनते हैं ना, जिनको हम नहीं चाहते जो यौगिक बनते हैं, वो उन बहुमूल्य धातुओं की सतहों पर क्या बना लेती है, परत बना लेती हैं, जिससे जो बहुमूल्य धातुएं बच्चों उनकी जो सतह है वो क्या होने लगती है, खराब होने लगती है, ठीक है, खराब होने लगती है। और बहुमूल्य धातु धीरे धीरे क्या होने लगती है बच्चों, नष्ट होने लगती है। तब बहुमूल्य धातु का इस तरह से धीरे धीरे नष्ट होने की ये जो घटना घटित होती है, इस घटना को ही हम संक्षारण के नाम से जानते हैं। इसको कहते हैं संक्षारण। यानी हुआ क्या, हमारी कुछ बहुमूल्य धातु है, बहुमूल्य धातु को हमने अपने वायुमंडल में खुला छोड़ दिया। वायुमंडल में नमी है ना, जलवाष्प है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, H2S, NO2 एक्सेट्रा, ऐसी कई विभिन्न प्रकार की गैसें मौजूद हैं। ये गैसें क्या करती हैं बेटा, कोई ना कोई गैसें उन बहुमूल्य धातुओं से क्रिया करती रहती, उनकी सतह से क्रिया करती रहती, और वो कुछ अवांछनीय यौगिक बनाती। मतलब हम नहीं चाहते कि ऐसे कोई यौगिक बने, मगर वो बनते हैं। अब वो यौगिक बनने के बाद वहां से हटते भी नहीं, वो उसी धातु की सतह पर बैठने लगते हैं, और लगातार वो धातु की सतह पर बैठने से धातु की सतह को खराब करते हैं, और धातु जब वो तेजी से नष्ट होने लगती है, खराब होने लगती है, ठीक है, धातु की जो सतह वो हमको तेजी से खराब होती हुई प्रतीत होगी, नष्ट होती हुई प्रतीत होगी। तो ये घटना जो घटित हुई बच्चों, इस घटना को हम कहते हैं कि धातु का क्या हुआ, संक्षारण हुआ, धातु खराब हो रही है। ये घटना संक्षारण कहलाती है। मेरी बात समझ में बच्चों? संक्षारण के कुछ उदाहरण मैंने आपके साथ ले रखे हैं। संक्षारण का सबसे महत्वपूर्ण जो उदाहरण है, वो सबसे पहला उदाहरण है लोहे पर जंग लगना, संक्षारण का एक उदाहरण है। बच्चों आप देखते हैं कि जब आप मकान बनाने के लिए या बड़ी बड़ी अपार्टमेंट या बिल्डिंग बनाने के लिए हम लोहा लेकर आते हैं। हम जब मार्केट से लोहा लेकर आते हैं बच्चों, सामान्यतः अगर वो बहुत अच्छी दुकान से आ रहा है, जो जिसको काफी अच्छे तरीके से रखा गया होगा, तो वो लोहा काफी शाइनी और चमकदार होता है। हमारे घर में अगर हम उसको 1 दिन 2 दिन 3 दिन या कई दिनों तक रखा रहने दें, तो हमने देखा कि हमारे घर में जो लोहा रखा होता है उसके ऊपर पीले रंग की एक परत सी आना स्टार्ट हो जाती है, जो लोहा वो पीले रंग में बदलने लगता है, और अगर हम उसको छूने का प्रयास करें तो वो पीला रंग हमारे हाथों पे लगता है। यानी लोहे पर हम कह सकते हैं कि अब जंग लगने की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। बच्चों लोहा जितना ज्यादा मॉइस्चर यानी नमी के संपर्क में आएगा, वो जितना ज्यादा खुले वातावरण में होगा, उसमें जंग लगने की प्रक्रिया उतनी ही ज्यादा होगी, वो उतना ज्यादा रस्ट होगा, वो उतना ज्यादा खराब होगा, ठीक है। इसलिए हमको लोहे को नमी से दूर, अपने मतलब जहां पर नमी बिल्कुल ना हो, शीत ना हो, मतलब बहुत ज्यादा गैसों का प्रभाव ना हो, ऐसी जगह पर रखने से लोहा जो वो धीरे कम संरक्षित होगा और अधिक लंबे समय तक सुरक्षित बना रहेगा, ठीक है बच्चों। इसके अलावा दूसरा एग्जाम्पल भी मैंने लिया है। तांबे के आपने बर्तन देखे होंगे, तो तांबे के बर्तनों पर बच्चों नीले हरे रंग की एक परत जम जाती है। अगर आप तांबे के बर्तन को लगातार अगर ना धोएं और 1-2 दिन उसको रख दें, तो आप देखेंगे तांबे के बर्तन में फफूंद टाइप की जम जाती है, वो नीले हरे रंग की एक परत जम जाती है। वो भी इसका मतलब है कि तांबे को क्या कर रही है, क्रोड कर रही है, तांबे को संरक्षित कर रही है। बच्चों अगला एग्जांपल मैंने ले रखा है सोने चांदी के जो आभूषण होते हैं ना, जो भी जेवर होते हैं या सोने चांदी, तो वो धीरे धीरे क्या होने लगते हैं बेटा, इस्तेमाल के साथ काले पड़ने लगते हैं। अगर सोने चांदी के आभूषण काले पड़ रहे हैं, इसका मतलब उनका संक्षारण हो रहा है। और यही बच्चों है ना, सोने और चांदी के आभूषण जब हम मार्केट से लेते हैं तो उनका रेट अलग होता है, लेकिन जब हम उनको वापस बेचना चाहते तो उनकी मार्केट वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और है ना, सुनार बोलता है कि अब ये इतने में नहीं, इतने में कटेगा, या इतने इतने में वटेवर, तो उसमें जो बट्टा लगता है ना, जो कट मतलब कि उसकी वास्तविक कीमत अब घट गई, तो वो इसी वजह से घट जाती है, क्योंकि उसका क्या हो चुका होता है, कुछ मात्रा में संक्षारण हो चुका होता है, ठीक है।
आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी संक्षारण से संबंधित। बच्चों, संक्षारण की क्रियाविधि को भी समझाने का प्रयास करूंगा कि संक्षारण की जो क्रियाविधि है ना, ये होती कैसे। तो बच्चों बहुत अच्छी तरह से समझने का प्रयास कीजिए और ध्यान दीजिए। बच्चों, सर्वाधिक प्रचलित विद्युत रासायनिक जो क्रिया है, विधि के अनुसार संक्षारण एक विद्युत रासायनिक क्रिया है। बहुत अच्छी तरह से अपने दिमाग में ये चीज बिठा लीजिए, ठीक है, कि जो संक्षारण है वो एक विद्युत रासायनिक क्रिया है जो अशुद्ध लोहे, बच्चों जो अशुद्ध लोहे में अनेक गैल्वेनिक सेल बन जाने के कारण, अशुद्ध लोहे में अनेक गैल्वेनिक सेल बन जाने के कारण उत्पन्न होती है। बच्चों इसके अलावा ध्यान से देखने वाली बात है कि तब क्या होता है, क्रिया में लोहे में जंग लगने पर जो अशुद्ध लोहा है वो एनोड पर, जो शुद्ध लोहा वो एनोड पर, और बच्चों जो अशुद्ध लोहा है वो कैथोड की तरह क्या करने लगता है, कार्य करने लगता है। उसी के अंदर पाई जाने वाली जो घुली हुई, ठीक है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो नमी, ठीक है बच्चों, की पतली जो परत होती है, ये विद्युत अपघटक के विलयन के रूप में काम करने लगती है उसके अंदर, ठीक है। और इस तरह से वहां पर एक सेल निर्मित हो जाता है। तब क्या होता है बच्चों, एनोड पर ऑक्सीकरण की क्रिया द्वारा जो लोहा है वो इलेक्ट्रॉनों को खोता है, जबकि कैथोड पर उसका अपचयन होता है और हाइड्रोजन वहां पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके H2 बनाने लगती है और तेजी से वहां पे जो जंग लगने की या जो जंग बनने की प्रक्रिया वो बढ़ जाती है, ठीक है। इसीलिए बच्चों हमको लोहे को संरक्षित रखना होगा और हमको इसको नमी और मॉइस्चर से क्या करना होगा, दूर करना होगा। बच्चों अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने आपके सामने ले रखा है वो है सेल स्थिरांक। मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा सेल स्थिरांक किसे कहते हैं, विशिष्ट चालकता व सेल स्थिरांक के बीच में क्या संबंध है। बच्चों बहुत अच्छी तरह से समझिए, किसी कार्यरत सेल में दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी एवं प्रत्येक इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को हम क्या बोलते हैं बच्चों, सेल स्थिरांक बोलते हैं। बच्चों सेल स्थिरांक के लिए वही फार्मूले को, अब डेफिनेशन को मैंने फार्मूले में कन्वर्ट कर दिया कि इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी और इलेक्ट्रोड का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो बच्चों इनका जो अनुपात है, मैंने सेल स्थिरांकों को x से, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी को स्मॉल l से और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को कैपिटल A से रिप्रेजेंट कर दिया। तो L/A को मैंने क्या बोल दिया बच्चों, सेल स्थिरांक बोल दिया, ठीक है, ये सेल स्थिरांक है। बच्चों विशिष्ट चालकता एवं सेल स्थिरांक में जो एक मात्रात्मक संबंध है, तो विशिष्ट चालकता जो है वो चालकता और सेल स्थिरांक के गुणनफल के तुल्य होती है, ठीक है। इस तरह से आप इसको याद रख सकेंगे। बच्चों इसके अलावा जो प्रश्न मैंने लिया हुआ है वो है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। बच्चों ये मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है, बहुत अच्छी तरह से समझिए। बच्चों धातुओं में विशेष प्रकार के गुण होते हैं। धातुओं में दो तरह के गुण होते हैं, धातुएं अपने अंतिम संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉनों को त्याग सकती हैं या धातुएं अंतिम संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर सकती हैं। बच्चों धातुओं के द्वारा इलेक्ट्रॉन को त्यागने और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के इस गुण को हम उनका इलेक्ट्रोड विभव के रूप में हम उनका आकलन करते हैं, ठीक। वैसे जब वो इलेक्ट्रॉन त्यागती हैं तो हमको आयनन विभव प्राप्त होता है, जब वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है तो हमको इलेक्ट्रॉन बंधुता प्राप्त होती है। लेकिन उनकी ये घटना, धातु के द्वारा इलेक्ट्रॉन को त्यागने या ग्रहण करने की ये जो घटना है ना, ये क्या कहलाती है बच्चों, इलेक्ट्रोड विभव कहलाती है। दो तरह का इलेक्ट्रोड विभव होता है, ऋणात्मक और धनात्मक। बच्चों जब धातुएं इलेक्ट्रॉन त्यागती है तो इलेक्ट्रोड विभव धनात्मक, और जब वो ग्रहण करती है तो इलेक्ट्रोड विभव ऋणात्मक होता है। या हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोड विभव वो ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव होता है, या इलेक्ट्रोड विभव जो वो अपचयन इलेक्ट्रोड विभव होता है। तो बच्चों धातुओं के इलेक्ट्रोड विभव की गणना के लिए हमको एक मानक पैमाना चाहिए था। वो मानक पैमाना किस रूप में जाना जाता है, वो मानक पैमाना जाना जाता है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रूप में। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को कैसे प्राप्त करते हैं बच्चों, तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को प्राप्त करने के लिए 25 डिग्री सेल्सियस ताप एवं 1 वायुमंडलीय दाब पर बच्चों 1 मोलर सांद्रता के किसी भी विलयन में जब हम हाइड्रोजन गैस युक्त सेल का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, तब हमको जो सेल प्राप्त होगा उसका विभव अगर आपको क्या प्राप्त हो जाए, 0 प्राप्त हो जाए, तो ऐसे निर्मित सेल को अब आप क्या बोलेंगे बच्चों, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बोलेंगे, ठीक है। ये कहलाएगा मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। बच्चों यहां पर एक चित्र की सहायता से मैंने आपको मानक इलेक्ट्रोड दिखाने की कोशिश की है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ये एक पात्र है बच्चों,
इस पात्र में मैंने विलयन लिया हुआ है, जिसकी जो सांद्रता होगी बच्चों, मोलर सांद्रता, वो इकाई होगी। इसमें आप एक जैकेट देख पा रहे हो, ये एक जैकेट है जिसके अंदर प्लेटिनम तार से, ठीक है, मरकरी भरा हुआ और प्लेटिनम वायर, ये प्लेटिनम की प्लेट लटकी हुई है बच्चों। तो ये जो आप इलेक्ट्रोड देख पा रहे हो बच्चों, यहां पर ये इलेक्ट्रोड आपके सामने मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, क्योंकि इसका विभव शून्य है। इसके साथ हम किसी भी अर्ध सेल को जोड़कर एक पूर्ण विद्युत रासायनिक सेल बनाएंगे, जिसको व्हीट स्टोन ब्रिक्स के साथ जोड़कर हम इस सेल की सहायता से उसमें अपचयन या ऑक्सीकरण विभव की गणना करके हम ये बता पाएंगे कि जो दूसरा सेल हमने इसके साथ संयोजित किया है उसका विभव क्या होगा। तो बच्चों, इस तरह से मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव और महत्वपूर्ण प्रश्नों से आज मैंने आपको अवगत किया। ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर मैं पुनः आपके सामने एक बार आऊंगा। तब तक अपना ख्याल रखिए।